नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने लोकप्रिय यूट्यूब चैनल HP टेट TGT में। आपको पता है कि हमने 1000 MCQ की सीरीज शुरू की है जो ऑल HP टेट एग्ज़ाम आर्ट्स, नॉन मेडिकल, मेडिकल, JBT, LT के लिए इक्वली इक्विवेलेंट है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पार्ट 4, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मेनली सोशल स्टडी, HPG के और साइकोलॉजी के। आपके बहुत सारे मैसेजेस मुझे मिल रहे थे कि इस सीरीज़ में कुछ साइकोलॉजी के क्वेश्चंस भी इंक्लूड करें, तो इस वाली वीडियो में हमने साइकोलॉजी के भी कुछ क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं। इसके साथ ही गाइज मैं आपको बता दूं, इस सीरीज़ में हम जो सब्जेक्ट्स कवर करेंगे मेजरली वो है सोशल स्टडी। सोशल स्टडी में भी हिस्ट्री, जियोग्राफी, इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, इंडियन इकोनॉमिक्स और इंडियन पॉलिटिकल साइंस, जिसमें आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेन रहता है, वो डिस्कस करेंगे। कुछ एक क्वेश्चन आपने इसके देखे भी है अगर आप हमारे साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हो तो। इसके साथ ही साइंस सेक्शन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की क्वेश्चन भी हम लाएंगे इस सीरीज़ में, और हिंदी, इंग्लिश, साइकोलॉजी, हिमाचल जीके और इंडिया का जीके, जनरल अवेयरनेस, उनको भी हम इस सीरीज़ में इंक्लूड करने जा रहे हैं। इसके साथ ही गाइस मैं बता दूं, आज की जो वीडियो में टॉप 30 MCQ होने वाले हैं, जैसे मैंने अभी बताया इन तीनों सेक्शन से। बेस्ट वीडियो है ये HP टेट आर्ट्स के लिए। इसके साथ ही मेडिकल, नॉन मेडिकल, LT, JBT और जितने भी टेट जहाँ पर भी साइकोलॉजी आती है, क्योंकि इसमें हमने बेस्ट साइकोलॉजी के क्वेश्चन भी डिस्कस किए। गाइस मैं आपको बता दूँ, इस वीडियो को जब आप पूरा देखेंगे तो आप चेक कर सकते हैं अपनी प्रेपरेशन कि आपकी टेट की प्रेपरेशन कितनी है, कैसी है। इसके अलावा अगर आप TGT प्रेपरेशन कर रहे हैं, टेट अगर आपका क्लियर है, तब भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है जो TGT कमीशन में भी आ सकते हैं। तो अपनी तैयारियों को, अपनी प्रेपरेशन को हमारे साथ जुड़कर चेक कर सकते हैं, क्योंकि हम आपके लिए रेगुलर इस तरह की वीडियो लेकर आते हैं। ये तो आपको पता है कि सोशल स्टडी में हम इन 4 सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे जो टोटली स्ट्रिक्टली डिज़ाइन किए गए हैं अकॉर्डिंग टू HP टेट पैटर्न के। तो गाइज़, वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ HP टेट TGT को आप सब्सक्राइब कर लें। ये चैनल गाइज़ मैं थोड़ा इसमें बता दूं, हमारा जो चैनल है अभी रिसेंटली में ही एस्टेब्लिश हुआ है, बनाया है, लेकिन आप लोगों का बहुमूल्य और अपार प्यार मिला है गाइज़। लगभग 2K सब्सक्राइबर होने ही वाले हैं कुछ ही दिनों में, और मतलब सिर्फ 1 से 2 मंथ ड्यूरेशन में ये कंप्लीट हुआ। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए पर्सनली। आपके एक बार फिर से मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू गाइज़। तो साथियों, इस सीरीज़ का 71वां क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, और इस वीडियो का आज का हमारा ये पहला क्वेश्चन है, पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन थी? आपको इनमें से बताना है, और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, नरगिस दत्त। जो नरगिस दत्त है गाइज, इनको 1958 में पद्मश्री अवार्ड दिया गया था, ये आपको याद रखना है। इस तरह क्वेश्चन डायरेक्ट टेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सारे क्वेश्चन गाइज जो भी आपने अभी तक हमारे सीरीज में देखे हैं और आगे देखेंगे, ये सारे स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन किए गए हैं HP टेट पैटर्न के बेस पे और TGT के बेस पे, जो HPSSC हमीरपुर, HP बोस धर्मशाला कंडक्ट करता है। बहरहाल नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम के खाने योग्य भाग को क्या कहते हैं? तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, मेसोकार्प। जो है आम का खाने वाला योग्य होता है, जो आपने आम खाया वो जो बाहर की कवर होती है, जिसके अंदर का मटेरियल होता है, उसको मेसोकार्प कहा जाता है साइंटिफिक लैंग्वेज में। इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं टेट के एग्जाम में, जैसे आपसे पूछा जाएगा कि नारियल का खाने योग्य भाग क्या होता है, या किसी का बीज पुत्र, या इस तरह से पूछा जाता है। जैसे कोई भी चीज़ पूछा जाएगा, उसमें पूछा जाएगा कि जो उसका किस तरह से वर्क प्रोसीजर होता है जब उसकी बिजाई करते, तो मतलब कहाँ से, इस तरह से। वो भी हम धीरे धीरे इस वीडियो में आगे प्रोसीड करेंगे जैसे जैसे क्वेश्चन आते हैं। बहरहाल आपको याद रखना है कि आम का अगर पूछा जाए कि खाने योग्य भाग कौन सा है, तो मेसोकार्प होता है। और गाइस मैंने ये चीज़ बहुत बताया है कि आपको टेट में क्वेश्चन मतलब बहुत रिपीटेड होते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर टेट के स्टडी करते हो, तो आप ऐसा मान के चलो कि उसमें कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन जो है उसमें रिपीटेड होंगे ही होंगे टेट में। ये मैं पर्सनली एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, इस सीरीज़ का 73वां क्वेश्चन, लेडी ऑफ केलोंग क्या है? तो गाइस जो लेडी ऑफ केलोंग है आप जानते होंगे, ये ग्लेशियर है। आपको ये बताना है इसमें कि लेडी ऑफ केलोंग नाम का ग्लेशियर है, ये लाहौल स्पीति में है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। इसके अलावा आप जानते हैं कि लाहौल स्पीति में जो चंद्रा और भागा नदी बहती है, जिसके निर्माण से आगे जो है चिनाब नदी का निर्माण होता है। तो गाइस जो ये लेडी ऑफ केलोंग है, ये बेसिकली जो भागा नदी है, आपने सुना होगा, भागा नदी का निर्माण स्थान का जो स्रोत है, मतलब भागा नदी का मेजर स्रोत जो है वो लेडी ऑफ केलोंग नाम का जो ये ग्लेशियर है वो होता है। इस ग्लेशियर से ही भागा नदी को सबसे ज़्यादा पानी मिलता है। और इसके साथ मैं आपको बता दूं, इसको लेडी ऑफ केलोंग क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब ये इस ग्लेशियर की बर्फ़ पिघलती है तो इसकी आकृति जो है एक महिला की तरह बन जाती है, तो इसलिए इसको लेडी ऑफ केलोंग कहा जाता है। इसके अलावा गाइस मैं बता दूं, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर अगर पूछे तो वो बड़ा शिगड़ी है, वो भी लाहौल स्पीति में ही है। लाहौल स्पीति में है बड़ा शिगड़ी, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर, और उसकी जो लंबाई है वो 25 किलोमीटर है, ये आपको याद रखना है। और बड़ा शिगड़ी से जो है चंद्रा नदी का निर्माण स्थान है, मतलब चंद्रा नदी का उद्गम स्थान है।
और इसके साथ ही जो चंदन ताल झील भी आपने सुनी होगी, जो चंदर ताल झील है गाइज, वो भी बड़ा सिगड़ी ग्लेशियर के से ही उसकी उत्पत्ति होती है। तो गाइज दो चीज़ें आपको याद रखनी है। अगर आपसे लेडी ऑफ केलोंग पूछे तो लेडी ऑफ केलोंग से भागा नदी का, एक सेकंड गाइज, भागा नदी का निर्माण स्थान है, भागा नदी का स्रोत है। और अगर आपसे बड़ा सिगड़ी पूछे, क्योंकि बड़ा सिगड़ी आपको बिल्कुल याद रखना है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर जो है वो बड़ा सिगड़ी ही है। तो आपको उसमें ये याद रखना है कि जो है वो चंद्रा नदी का होता है स्रोत, जो है उद्गम स्रोत है। और उसके बाद आपको ये याद रखना है कि चंद्रा और भागा से ही चिनाब नदी का निर्माण होता है। ये क्वेश्चन भी बहुत आया है एग्जाम में गाइज, इस तरह से पूछा जाता है, मैं बता रहा हूँ आपको कि जो चंद्रा और भागा नदी है ये तो चिनाब नदी मिलाते हैं, ये सभी को पता है। आपसे पूछा जाएगा कि चंद्रा और भागा जो नदी है ये किस स्थान पर दोनों मिलती है। तो गाइज जो उस स्थान का नाम है तांडी, तांडी या तंडी, इस तरह से जो तांडी नामक स्थान है गाइज, वहाँ पे ये दोनों नदियाँ मिलती हैं और वहाँ से चिनाब नदी का निर्माण होता है। तो अपनी तरफ से मैंने सारा इसमें एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। इसी तरह से जहाँ नेसेसरी होगा गाइज वहाँ पे हम इसके सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बहरहाल बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वो है क्वेश्चन नंबर, बुद्ध के उपदेशों की भाषा क्या थी। गाइज पहले मैं इसका राइट आंसर बता दूं, पॉली। जो पॉली है गाइज या पाली, पॉली जो इसका राइट आंसर है वो बुद्ध के उपदेशों की भाषा थी। इसके अलावा मैं गाइज बता दूं कि जितने भी धर्म है, धर्म के संस्थापक है, जैसे बौद्ध है गौतम बुद्ध, ये जो है बुद्धिज़्म, जो बौद्ध धर्म है गाइज, बुद्धिज़्म के संस्थापक है गौतम बुद्ध। इसके अलावा आपको और जो संस्थापक है जैसे ईसा मसीह जो ईसाई धर्म के थे, इस्लाम के हज़रत मोहम्मद थे, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा मैं इनके जो जन्म स्थान में बता दूं, जो गौतम बुद्ध है, आपसे यहाँ पे पूछा गया है बौद्धिज्म का, इसलिए मैं थोड़ा बहुत बता दूं। गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था गाइस वो 1563 ईसा पूर्व में हुआ था। 1563 आपको याद रखना है, क्योंकि कई बार इनका जो ये पूछा जाता है कि जन्म तिथि कब थी। तो 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। और हुआ कहाँ था, तो कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे होता। कपिल वस्तु में लुम्बिनी नामक स्थान था, वहाँ पे हुआ था। और मैं इसके साथ भी बता दूंगा जितने भी ये संस्थापक है, महावीर स्वामी है, गौतम बुद्ध है, ईसा मसीह है, हज़रत मोहम्मद है, इस्लाम धर्म के संस्थापक, इनके बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। थोड़ी बहुत तो पक्का ही होनी चाहिए टेट के लिए, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर तो आप टीजीटी कमीशन की प्रिपरेशन कर रहे हो गाइज, तब तो इन कॉन्सेप्ट को आपको बिल्कुल डीप से पढ़ना है, क्योंकि वहाँ पे भी इन्हीं चीज़ों से क्वेश्चन जरूर फंसते हैं। या तो आपसे बुद्धिज्म का पूछेगा, या महावीर का पूछेगा, या ईसा मसीह का पूछेगा, मतलब किसी एक का पूछा जाएगा। फर्क कितना है सिर्फ कि टेट में आपसे सिंपली पूछा जाएगा। जैसे यहाँ पे पूछा देखो सीधा है कि बुद्ध के जो उपदेश देते थे, जैसे बौद्ध संगति होती थी, वो आपको याद रखना है कि प्रथम बौद्ध संगति कहाँ पे हुई थी, द्वितीय कहाँ हुई थी, तृतीय कहाँ हुई थी। तो यहाँ पे आपसे देखो बिल्कुल सिंपल पूछा कि आपसे पूछे कि लैंग्वेज कौन सी थी उनकी, मतलब जिस भाषा में बौद्ध जो अपना लेक्चर प्रोसीड करते थे, जो उनका उपदेश था, तो पॉली था। टीजीटी में इतना नहीं पूछेगा, टीजीटी में हल्का सा स्टैंडर्ड इंक्रीज होता है, जबकि कॉन्सेप्ट यही रहेगा। ओके, बट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे। तो इसका राइट आंसर है गाइज ऑप्शन नंबर ए, पशुपति। जो पशुपति है नामक एक मूर्ति मिली थी सिंधु घाटी सभ्यता से, जो हुई है हिमाचल प्रदेश, सॉरी इंडिया की सबसे जो पुरानी सिविलाइजेशन थी वो सिंधु घाटी सिविलाइजेशन नहीं थी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जो राम बहादुर साहनी है, राम बहादुर साहनी ने ही इसकी खोज की थी सिंधु घाटी सभ्यता की। ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट पूछा गया है ऑलरेडी कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी, तो राम बहादुर साहनी ने की थी। और यहाँ पे जो गाइस पशुपति, इनके बारे में बता दूँ, जो खोज के दौरान सिंधु घाटी के जो तथ्य मिले उसमें एक मूर्ति मिली है जो पशुपति की थी। उसमें जो है 3 मुख थे, और उनमें जो है हाथी, 4 जो पशु है उनके जो मतलब चित्र नामांकन थे, उस पर हाथी था, उसमें गेंडा, चीता और भैंसा, हाथी, गेंडा, चीता और भैंसा, ये जो 4 पशु थे गाइस, उनकी आकृतियां जो है उस मूर्ति के ऊपर बनाई गई थी जो पशुपति है। तो आपको बहरहाल ये याद रखना है कि पशुपति जो है सिंधु घाटी के लोग इसकी पूजा करते थे। इस तरह से टीजीटी में पूछा जा सकता है कि कौन कौन पशु थे इनमें से, जो मैंने अभी तक आपको बताया। और इसके अलावा जो आप यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हैं, इंद्र, वरुण, ब्रह्मा, विष्णु, जो है ये जो है वैदिक कालीन में इनका ज़्यादा जिक्र किया गया है, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में केवल पशुपति का ही जिक्र हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो गाइस इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बोस इंडिकस, जो है वो गाय का साइंटिफिक नाम है। और इसके अलावा गाइस इंसान का या मानव का जो साइंटिफिक नाम है वो होमो सैपियंस है, आपको पता होगा। तो अगर आपको गाय का याद नहीं रहेगा तो आपने सिंपल याद रखना है इंडिकस। आपको इस तरह से याद रखना है कि इंडिया में गाय का काफ़ी, आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में माता के स्थान पे, मतलब माता के तुल्य माना जाता है गाय को। तो जो है इंडिया में ज़्यादा प्रचलित है गाय, तो इसलिए आपको इंडिकस इस तरह से याद रखना है कि ऑप्शन में आपको इंडिकस ढूंढना, तो बॉस इंडिकस इसका राइट आंसर होगा। बहरहाल ये एक ट्रिक थी, तो आप इस तरह से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुंजम दरा हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर है या किस डिस्ट्रिक्ट में है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, इसको ढंग से समझिएगा क्योंकि बहुत बार आता है।
इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, लाहौल स्पीति। गाइज मैं आपको बता दूं जो लाहौल स्पीति में सबसे ज़्यादा दर्रे हैं, अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता था बाई चांस स्टेट में, तो आप सिंपली याद रखना है किन्नौर में कोई भी प्रसिद्ध दर्रा नहीं है, शिमला में नहीं है, चंबा और लाहौल स्पीति तथा कांगड़ा में प्रमुख रूप से दर्रे पाए जाते हैं। तो इन दो में से सी या डी में से आपको टिक करना था। बहरहाल इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। जो कुंजम दर्रा वो लाहौल स्पीति में, इसके अलावा जो लाहौल और स्पीति, गाइज लाहौल स्पीति में बहुत सारे दर्रे हैं, 14 से लेकर 15 दर्रे हैं। ये जो दर्रा पूछा गया है कि किन दो, मतलब लाहौल और स्पीति दो, जैसे लाहौल स्पीति एक डिस्ट्रिक्ट है ना गाइस, तो उसके जो लाहौल हिस्सा और दूसरा स्पीति वाला हिस्सा, इन दो को जोड़ता है ये। इस तरह से आप याद रखना है, जो लाहौल स्पीति के दो हिस्से हैं, दो भाग है, लाहौल और स्पीति भाग, उन दोनों भाग को जो जोड़ने का काम करता है वो कुंजम दर्रा करता है। इसके अलावा लाहौल और स्पीति के बीच में और भी दर्रे होते हैं, जैसे कुंजम दर्रे के अलावा जो है मैं आपको बता दूँ, कुंजम दर्रा के अलावा यहाँ पे बारालचा दर्रा है, शिपकीला दर्रा है, साच दर्रा है और एक लालूनी जोत। गाइज ये लालूनी जोत जो है टीजीटी के कमीशन में पूछी गई थी अभी रिसेंटली 2020 में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैंने अभी बताया फिर से बता दूं एक बार, बारालचा दर्रा, शिपकीला दर्रा और जो ललूनी जोत है, साच जोत है, वो भी जो है लाहौल स्पीति में आती है। इसके अलावा कुल्लू और लाहौल स्पीति में जो प्रमुख रूप से दर्रा है वो रोहतांग दर्रा है, जहाँ पे अभी अटल टनल, आपने सुना होगा न्यूज़ में कि अटल टनल का निर्माण हुआ है, वो भी रोहतांग पास या रोहतांग दर्रे के समीप ही है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके अलावा गाइस जो पिन पारपति दर्रा भी कुल्लू और स्पीति घाटी के बीच में क्या उनको जोड़ने का काम करता है। तो ये गाइस आपको बिल्कुल याद रखना है। दुलची पास आता है, जो दुलची पास भी बहुत बार टेट में आया गया है, उसको मैं चलते चलते बता दूं। दुलची पास भी बहुत बार आता है गाइस, तो दुलची पास जो है वो कुल्लू और मंडी को आपस में जोड़ने का काम करता है गाइस। इसके अलावा मैं बता दूं जो दर्रे हैं ना गाइस, प्लीज़ जितने भी दर्रे इनको आप ज़रूर लर्न करें। दर्रे या जोत से ज़रूर क्वेश्चन फंसता है गाइस, बिल्कुल जरूर। टेट में तो आता ही है, टीजीटी के क्वेश्चन में भी आता है। या तो आपके कोई भी एक दर्रा पूछेगा कहाँ पे स्थित है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, या ऐसा पूछेगा कि जैसे फॉर एग्जाम्पल शिमला जिले में कौन सी जोत है, चंबा जिले में कौन सा दर्रा, इस तरह से पूछा जाएगा। लेकिन जरूर यहाँ से क्वेश्चन आता है दर्रे से या जोत से। बढ़ते हैं आगे। भारत में द लिटिल लहासा के रूप में कौन सा स्थान जाना जाता है? तो गाइज द लिटिल लहासा आपको पता है धर्मशाला को जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको मंडी देख रहा होगा, मंडी को जो है छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। छोटी काशी हिमाचल प्रदेश की छोटी काशी जो है मंडी को कहा जाता है। जबकि केलोंग यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, केलोंग जो है जिला किन्नौर का, सॉरी माफ़ कीजिएगा गाइज, किन्नौर का रिकांगपिओ है। जिला लाहौल स्पीति का मुख्यालय जो है केलोंग है, तो ये आपको याद रखना है। जबकि काजा जो है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ने वाला एक स्थान है। और इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में सुकेत सत्याग्रह कब हुआ था? तो गाइज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुकेत सत्याग्रह जो है ये 1948 को हुआ था। इसकी एग्जैक्ट डेट 18 अप्रैल 1948 है। ये आपको सिंपली याद रखें कि 1948 को हुआ था। और इस क्वेश्चन के अलावा मैं रिगार्ड में बता दूं, जो ये सत्याग्रह हुआ था ये किसके विरोध में हुआ था? तो ये बेगार प्रथा और इसके अलावा जो भ्रष्ट प्रशासन था, जो करप्टेड सिस्टम था, उसके अगेंस्ट रेज हुआ था ये सत्याग्रह। और इसको ऑपरेट किसने किया था, इस मतलब आंदोलन को, ये सत्याग्रह आंदोलन को किसने चलाया था? तो गाइज पंडित पद्म देव ने इस आंदोलन को चलाया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताया गाइज, ये बिल्कुल आपको याद रखना है। सुकेत सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1948 में हुआ था। किसकी निगरानी में हुआ था या किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो ये पंडित पद्मदेव की अध्यक्षता में हुआ था। और इस सत्याग्रह के बाद ही गाइज याद रखना है कि जो सुकेत की रियासत है, सुकेत की रियासत का विलय जो है एचपी स्टेट में करवाया गया 1948 में। जब ये सत्याग्रह कंप्लीट हुआ ना, तो उसके बाद सुकेत का विलय जो हिमाचल प्रदेश में करवाया गया। ये भी आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं कि गेयटी थिएटर जो शिमला में है, बहुत ही मशहूर और रमणीक जो है ये स्थान है, मतलब थिएटर है। जो गेयटी थिएटर है गाइस, शिमला में दिखाए जाने वाला प्रथम नाटक का नाम क्या था? ये आपसे पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है टाइम विल टेल। जो टाइम विल टेल है गाइस, ये पहला नाटक दिखाया गया था जो गेयटी थिएटर है शिमला में। ये आपको याद रखना है। ये भी आपको याद रखना है, जो गेयटी थिएटर है वो शिमला में है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी इस तरह से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये पॉलिटिकल साइंस से है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, इसको ढंग से पढ़िएगा। राष्ट्रपति लोकसभा में निम्न का प्रतिनिधित्व करने के लिए 2 सदस्यों को नामांकित कर सकता है। ये आपको बताने कि वो कौन से होते हैं इनमें से। गाइज आपको पता है कि इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें जो संसद आते हैं गाइज, वो डायरेक्टेड ही उनका जो इलेक्शन प्रोसेस है वो बाय द पीपल किया जाता है। मतलब देश की जनता के द्वारा उनका वोट देकर उनका निर्वाचन किया जाता है। आप भी जाते हैं, जहाँ से भी आप बिलोंग करते हो, आप जो है वोट देकर आपके क्षेत्र के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सिलेक्ट करते हो। तो गाइज आपको ये पता है कि इसके अलावा जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनका जो निर्वाचन है वो सीधा राष्ट्रपति करता है। उसमें आपका कोई लेना देना नहीं होता है। मतलब जो 2 सीट्स होती है
वो जो है डायरेक्ट उनको नामांकन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, उनको सीधे सेलेक्ट किया जाता है। आपको बताना है वो कौन से लोग होते हैं, वो होते हैं गाइस एंग्लो इंडियंस या एंग्लो भारतीय। तो एंग्लो भारतीय इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं थोड़ा बहुत एंग्लो भारतीयों के बारे में आपको बता दूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत कम लोगों छात्रों को इसकी जानकारी होती है। तो गाइस जो एंग्लो इंडियंस होते हैं, भारत के संविधान के आर्टिकल 366(2) आर्टिकल 366 366 आर्टिकल के अकॉर्डिंग एंग्लो भारतीय वो है जो गाइज भारत में बसा हुआ कोई विदेशी नागरिक हो, जैसे खासतौर पे जैसे यूरोप से आया हुआ हो कोई या ब्रिटिश से आया हो, तो आर्टिकल 366 कहता है कि अगर इंडिया में जैसे कोई आया है, इंडिया में आ रहा है, रह रहा है, इंडिया की सिटीजनशिप उसको मिल गई, विदेश का अगर है वो, तो अगर वो इंडिया में आ गया, इंडिया में बस रहा है, तो वो जो है एंग्लो इंडियंस हो सकता है। खासतौर पे ये ब्रिटिश के लिए था। गाइज ये हुआ क्या, मतलब एंग्लो इंडियंस की ज़रूरत क्यों पड़ी? गाइज जब रेलवे का विस्तार हुआ, ये आपको याद रखना, मैं बता दूँ चलते चलते क्योंकि आपको नॉलेज होना चाहिए इस चीज़ का। एंग्लो इंडियंस मतलब क्यों दिया गया है इनको ये अधिकार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, आप भी जानते हैं कितनी बड़ी शक्ति है। तो गाइस जब रेलवे का प्रसार किया तो उनके लिए जो अच्छे अच्छे कर्मचारी थे या उनको ऑपरेट करने के लिए कोई अच्छे मतलब कर्मचारी लोग थे, वो जो है बाहर से आए थे इंडिया में, जैसे ब्रिटेन से, यूरोप से आए थे। तो उनको जो है जब काम किए गए, धीरे धीरे उनका परिवार बसा इस तरह से, जब फिर उनको इंडिया की नागरिकता ही दी गई, तो उस तरह से उनको इंक्लूड किया गया कि मतलब इनको भारत की नागरिकता दी जाए। उनको एंग्लो इंडियंस कम्युनिटी या एंग्लो भारतीय समुदाय के रूप में देखा जाने लगा और उनको ये अधिकार दिया गया कि उनका निर्वाचन सीधे राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। और आपको याद रखना है कि केवल दो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो एंग्लो इंडियंस को ही राष्ट्रपति नामांकन कर सकता है, निर्वाचन इलेक्ट कर सकता है, ऐसा नहीं है कि ज़्यादा को करेगा। ये आपको रखना है। और ये भी आपको याद रखना है कि किस आर्टिकल के थ्रू इस तरह से पूछा जाता है कि एंग्लो इंडियंस को का इलेक्शन किया जाता है। तो 331 इलेक्शन प्रोसेस ऑफ एंग्लो इंडियंस है। अगर आपसे पूछे 366 तो 366 जो है वो एंग्लो इंडियंस को एक्सप्लेन करता है, व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, खुदाई खिदमतगार आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर खान अबुल खान जो थे, वो इसके प्रतिपादक थे जो ये आंदोलन हुआ था खुदाई खिदमतगार, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा राज्य में है? आपकी ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए सुल्तानपुर। जो सुल्तानपुर में राष्ट्रीय उद्यान है और सुल्तानपुर का ये हरियाणा राज्य में पड़ता है। इसके अलावा आपको यहाँ पे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान दिख रहा होगा गाइज, ये यूपी में पड़ता है, दुधवा। इसके अलावा गाइज यमुनानगर में भी एक राष्ट्रीय उद्यान है जो कि हरियाणा में ही पड़ता है, उसका मैं बता दूँ, उसका जो नाम है गाइज वो है कालेसर। जो कालेसर राष्ट्रीय उद्यान है वो यमुनानगर में है और यमुनानगर भी हरियाणा में पड़ता है। तो अब आप कहेंगे कि बोर्ड वालों ने राइट आंसर सुल्तानपुर क्यों दिया, यमुनानगर क्यों नहीं? तो गाइज यहाँ पे उस राष्ट्रीय उद्यान का डायरेक्ट नाम दिया गया है सुल्तानपुर। यहाँ पे यमुनानगर है, यमुनानगर तो उस जगह का नाम है, जबकि प्रॉपर जगह वो कालेसर था। अगर यहाँ पे कालेसर लिखा होता, कालेसर राष्ट्रीय उद्यान, तब तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन भी हो सकता था। चूंकि यहाँ पे सीधा यमुनानगर बोला है तो इसलिए राइट आंसर इसका यही होगा और बोर्ड वालों ने भी इसका राइट आंसर ए ऑप्शन ही दिया है। ओके, तो राष्ट्रीय उद्यान भी आपको याद रखना है। जैसे और भी राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है, असम में है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, एक सिंग वाले गैंडे के लिए फेमस है, उसका आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश का कॉर्बेट जिम अभयारण्य वो आपको याद रखना है। हिमाचल प्रदेश का पिन पार्वती और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क वो आपको याद रखना है। यहाँ से भी क्वेश्चन जरूर बनते हैं। इसके अलावा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, किस स्थान में सबसे कम वर्षा होती है? तो आपको यहाँ पे ऑप्शन देख रहे होंगे। इसके अलावा डी ऑप्शन भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, डी ऑप्शन है कांडला। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, माफ़ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी लेह। जो लेह है गाइज, लेह में भारत में सबसे कम वर्षा पाए जाने वाला स्थान लेह है। लेह में सबसे कम वर्षा होती है, जबकि मानसीवाराम, आपने सुना भी होगा ये नाम, मानसीवाराम में भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा यहीं पे होती है। मानसीवाराम में वैसे सबसे पहले चेरापूंजी होती है, लेकिन मानसीवाराम में जब से चेक किया गया तो यहाँ पर ज़्यादा वर्षा कैलकुलेट की गई या ज़्यादा वर्षा पाई गई। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की बात करें गाइस, हिमाचल प्रदेश का भी पूछा जाता है, तो हिमाचल प्रदेश में भी सबसे ज़्यादा जो है धर्मशाला में होती है सबसे ज़्यादा वर्षा, और सबसे कम वर्षा जो है स्पीति में होती है। ये आपको याद रखना है। लाहौल स्पीति क्षेत्र में सबसे कम होती है, सबसे ज़्यादा धर्मशाला में होती है। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। गाइस जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे 4-5 क्वेश्चन ये मतलब पीडीएफ में ही क्लियर नहीं थे। आई होप कि आपको भी क्लियर नहीं हो रहे। फिलहाल मैं कोशिश करूँगा इनको बिल्कुल क्लियर दिखाने की, हालांकि मैं इनको पूरा रीड करूँगा, माफ़ कीजिएगा इसके लिए, क्योंकि पीडीएफ ही गाइस ऐसी थी। क्वेश्चन है,
किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? प्लीज़ गाइज आप थोड़ा कोऑपरेट करें, माफ़ी चाहूँगा, 3-4 क्वेश्चन थोड़े मतलब प्रॉपर विजिबल नहीं हो रहेंगे। क्वेश्चन है, किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? ऑप्शन है दामोदर, सोन, कोसी, घाघरा। तो गाइज जो ये कोसी नदी है, कोसी नदी सी ऑप्शन, इसको ही बिहार का शोक कहते हैं। इसके अलावा हिमाचल का शोक जो है स्वान नदी को कहते हैं, ये आपको याद रखना है। सोरो ऑफ हिमाचल प्रदेश या दुख का दरिया हिमाचल प्रदेश का कौन सी नदी है? स्वान नदी। तो गाइज ये स्वान नदी है, ऊना में बहती है और इसको ही दुख का दरिया कहा जाता है। और बिहार का दुख का दरिया या बिहार के शोक जो है वो गाइज कोसी नदी है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की कौन सी नदी का उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है? गाइज 3 से 4 क्वेश्चन ये ऐसे है जो अनविजिबल है, उसके बाद फिर से पीडीएफ क्लियर है, तो प्लीज़ 2 से 3 क्वेश्चन आप एडजस्ट कीजिएगा। हिमाचल प्रदेश की कौन सी नदी का उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है? तो गाइस चिनाब, रावी, ब्यास यहाँ पे ऑप्शन है और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर तीनों है। इन तीनों का ही जो है ऋग्वेदा में उल्लेख दिया गया है हिमाचल प्रदेश की नदियों का। मैं आपको बता दूं, जो चिनाब नदी है गाइस, चिनाब नदी का वैदिक नाम जो है वो अस्किनी है, रावी नदी का पुरुषाणी है, ब्यास का अर्ज किया है। तो ये तीनों नदियां जो आपके ऑप्शन में, इनका तीनों का उल्लेख जो ऋग्वेदा में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश की जनजाति खंपा उद्गम स्थान है। जो खंपा जनजाति है गाइज वो है तिब्बतियंस लोगों के कुछ एक श्रेणी को जो है खंपा कहा जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के विक्टोरिया क्रॉस सम्मान विजेता है गाइज। द्वितीय विश्व युद्ध के जो हीरो है वो है सूबेदार मेजर भंडारी राम और हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर से इनका संबंध है, ये आपको याद रखना है। सूबेदार मेजर भंडारी राम बहुत वाली टेट के क्वेश्चन में आया है। इनको कौन सा सम्मान दिया गया था? तो गाइज इनको विक्टोरिया क्रॉस सम्मान दिया गया था। विक्टोरिया क्रॉस अवार्ड किसके लिए दिया गया था? द्वितीय वर्ल्ड वॉर जब हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तब इनने भाग लिया था और उनका मतलब काफ़ी योगदान रहा था। भारतीय सेना में भी इनने सहयोग दिया था अपनी सेवानिवृत्ति के बाद। अब गाइज आई होप कि अब आपको क्लियर हो रही होगी पीडीएफ। अब हल्का सा मतलब यहाँ से पीडीएफ ठीक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सेंचुरी जिला चंबा में है? गाइज आपको बताना है इनमें से कौन सी सेंचुरी जो चंबा जिला में फॉल करती है। गुमगल सियावाही सेंचुरी, कुगती सेंचुरी, सेचुतन नाला सेंचुरी, उपयुक्त सभी। तो गाइज ये तीनों सेंचुरीज जो है वो चंबा जिले में है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हडिम्बा देवी टेम्पल हडिम्बा को समर्पित है। ये तो आप सभी जानते हैं कि कुल्लू जिला के मनाली में जो एक प्रसिद्ध पर्यटक नगरी है हिमाचल प्रदेश की, मनाली में ये स्थान है माता हडिम्बा का। और माता हडिम्बा में आपको ये एडिशनल चीज़ रखनी है, जो कुल्लू जिले का प्रसिद्ध त्यौहार दशहरा है। आपने सुना होगा कि जो दशहरा है गाइज, दशहरा जो है माता हडिम्बा को समर्पित है। माता हडिम्बा के उपलक्ष्य पर ही दशहरा का फेस्टिवल मनाया जाता है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। आपसे पूछा जाएगा कि डैश को इस नाम से भी जाना जाता है। गाइस जो हडिम्बा माता का टेम्पल है वो उसको डूंगरी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। बाकी स्थानीय भाषा जो है डूंगरी टेम्पल, आपको याद रखना है डूंगरी टेम्पल और हडिम्बा टेम्पल एक ही है। और इसके अलावा एक क्वेश्चन ऐसा था कि जो इसका मंदिर का जो छत है उसकी शैली कैसी है? तो गाइज पगोड़ा शैली, ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम मतलब पेपर में आया हुआ है। पगोड़ा शैली का निर्माण है हडिम्बा टेम्पल का, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गाइज अब कुछ एक क्वेश्चन है, ये साइकोलॉजी के डिस्कस कर लेते हैं। बड़े ही ध्यान से समझिएगा गाइज, सुनिएगा और क्वेश्चंस को, ये पेडागोजी का क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन आप देख रहे हैं। बिल्कुल अच्छे से पहले ऑप्शंस को आप समझना होगा जब भी आप एग्जाम दे रहे होंगे, उसके बाद ही आपको राइट आंसर देखना है, क्योंकि इसमें 1 से 2 क्वेश्चन भी सिमिलर हो सकते हैं जो राइट आंसर के लिए एप्लीकेबल होंगे। लेकिन आपको मोस्ट अप्रिशिएट आंसर देना है, MMA। जो मोस्ट अप्रिशिएट आंसर होगा वो ही आपको इसमें देना है। क्वेश्चन है, निम्न में से क्या कार्य एक कमजोर छात्र को मनोवैज्ञानिक रूप से हानि पहुंचा सकता है? आपको बोला इन 4 में से कौन सा एक काम जो आपको लग रहा है, आपको नहीं लग रहा है, इस मनोवैज्ञानिक बोला गया है यहाँ पे, जो साइकोलॉजिस्ट या साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग थोड़ा लॉस करेगा स्टूडेंट को। ये ऑप्शन है, बच्चे से कक्षा परीक्षा के अंकों का रिकॉर्ड रखवाना, मतलब छात्रों के द्वारा ही कैलकुलेशन करवाना, ये भी ठीक ही है। किसी छात्र के अंकों की कक्षा में चर्चा करना, ये भी है। कक्षा में सही उत्तर की चर्चा करना, ये भी ठीक है, बिल्कुल सही है। बच्चों से अपनी कॉपी पुस्तकों की स्वयं जांच करवाना, ये 2 तो बिल्कुल ठीक है, C और D। ए ऑप्शन, बच्चों से कक्षा परीक्षा के अंकों का रिकॉर्ड रखवाना, ये भी ठीक है। किसी छात्र के अंकों की कक्षा में चर्चा करवाना, ये ऑप्शन गाइज गलत है। मतलब ऑप्शन तो ठीक है, इसका राइट आंसर है, क्योंकि इससे नेगेटिव इंप्रेशन पड़ सकता है। मान लो कोई नॉर्मल या एवरेज छात्र है, या कोई एवरेज से कम है जिसका IQ लेवल 40-50 का है, अगर कोई जीनियस छात्र आपकी क्लास में प्रतिभाशाली बालक है जिसका 120 से ज़्यादा IQ है, उसके अगर बार बार आप जो है उसके अंकों का व्याख्यान करेंगे, तो हो सकता है कि छात्र जो कमज़ोर छात्र है उसके में नेगेटिव रेनफोर्समेंट हो, तो वहाँ से उसको हानि हो सकती है साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग।
कि आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे गाइज। आपको पेडोलॉजिकली आंसर देना है जो आपको मोस्ट अप्रिशिएट है, ये आपको ध्यान रखना है। सभी साइकोलॉजी में नहीं गाइज, सिर्फ जो पेडागोजी के क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक को किस आयु तक शिशु कहा जाता है? तो गाइज जो इसका राइट आंसर है वो यहाँ पे ऑप्शन में बिल्कुल है ही नहीं। बहरहाल बोर्ड ने इसका आंसर दिया था जन्म से 3 वर्ष। गाइज जो शिशु कहा जाता है साइकोलॉजी में वो 0 से 2 वर्ष तक ही कहा जाता है। इन्फेंसी शिशु अवस्था या इन्फेंसी इसको इंग्लिश में कहा जाता है। इन्फेंसी जो होती है गाइज कौन सी टाइम पीरियड तक होती है? 0 से 2। आपको मैं बता दूंगा इस टाइम पीरियड 0 से 2 जो इन्फेंसी होती है, जिसको शिशु कहा जाता है, जिसको शेषावस्था कहते हैं हिंदी में, याद आ गया गाइस, शेषावस्था, और इंग्लिश में इन्फेंसी कहा जाता है। तो 0 से 2 वर्ष शिशु की शेषावस्था होगी। 2 से 7 गाइस अर्लियर चाइल्डहुड, पूर्व बाल्यावस्था। 7 से 11 लिटर चाइल्डहुड, उत्तर बाल्यावस्था। जबकि 11 से 18 किशोरावस्था, जिसको 11 से 18 किशोरावस्था, जिसको एडोलसेंस कहा जाता है। जबकि 18 से 35 अगर आपको याद रखना है तो मैं बता देता हूँ, 18 से 35 को अर्लियर अडल्टहुड कहा जाता है, पूर्व। तो ये आपको याद रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वैसे भी गाइज जो ये बालक का मतलब डिफरेंट एजेस में डिस्टिंग्विश होता है कि किस अवस्था को क्या जगह जाता है, तो ये आपको 18 वर्ष तक याद रखने, क्योंकि आपको CDP करके सेक्शन आता है कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी। तो चाइल्ड का बेसिकली 18 साल तक ही देखा जाता है, उसके बाद आपको एडल्टहुड का नहीं देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि होमोस्टेटस एक शब्द है गाइस साइकोलॉजी में, किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ये कैनन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था या दिया गया था, कैनन के द्वारा होमोस्टेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? आपको इसमें से बताना है कि शिक्षण में निम्न में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पे भी ये पेडागोजी का क्वेश्चन है गाइस, इन ऑप्शंस को ढंग से पढ़ ले। शिक्षण सीखने की पूर्ण अपेक्षा है। शिक्षण से सीखा जा सकता है, ये तो ठीक है। शिक्षण अधिगमकर्ता की पहल करने की योग्यता को सीमित करता है, ये गलत है गाइस। अधिगमकर्ता होता है जो लर्नर है, ये बोलते जो शिक्षण है, टीचिंग है, टीचिंग से लर्नर की जो है योग्यता की सीमित होता है, मतलब फिक्स रहेगा गाइस, फिक्स नहीं होता क्राइटेरिया। आप जानते हैं कि टीचिंग से और भी ज़्यादा मतलब एक्सप्लोसिव या मतलब इस तरह से मतलब डाइवर्जेंट हो जाता है थिंकिंग का क्राइटेरिया, उसको मतलब बहुमुखी में सोचता है वो। ऑप्शन डी है, शिक्षण अधिक सीखने के लिए आवश्यक है, ये भी सही है। आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बताना है, जो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा गाइस वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि शिक्षण से सीखा जाता है, ये आपको याद रखना है। और एग्जैक्ट भी गाइज यही लग रहा है, देखो यहाँ पे डी ऑप्शन भी सही है कि शिक्षण अधिक सीखने के लिए आवश्यक है। तो गाइज आवश्यक नहीं है, ऐसा जरूर है कि शिक्षण से और अधिक सीखा जा सकता है, आवश्यक नहीं है, नेसेसरी नहीं है ये कि जरूर उससे अधिक ही सीखना पड़ेगा, तो ये गलत है। आपको मैंने अभी बताया कि मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपको बताना है प्लीज़ करके, क्योंकि गाइज होता है इसमें बहुत सारे, जब आप नए या मतलब इस तरह के पेडागोजी के क्वेश्चन दे टेट में, तो मतलब इसमें लगता है कि ये वाला ऑप्शन भी ठीक है, बी भी है, तो आप कोई भी दे। आपको जो साइकोलॉजी या उस जब बच्चे को आप पढ़ाएंगे स्कूल में, तो बच्चे के हिसाब से आपको राइट आंसर देना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षण से सीखा जाता है। यहाँ पे सी ऑप्शन तो इसका बिल्कुल ही नहीं होगा, ये तो इसका नेगेटिव ऑप्शन है, सीमित करता है, ये तो गलती होगा। शिक्षण सीखने की पूर्व अपेक्षा है, तो ये भी नहीं है कि मतलब प्री रिक्वेस्टेड है, तो ये भी गलत होगा इसमें। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 95वां क्वेश्चन है, शैक्षणिक उपलब्धि में विविधता को लक्षित करने हेतु खालिस्तान प्रभावी शिक्षण पद्धति हो सकती है। तो ये आपको याद है, जो खालिस्तान है, जो यहाँ पे डैश है, रिक्त स्थान है, इसको आपको फिलअप करना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सहकारी शिक्षण। आपको बताया कि जो शैक्षणिक उपलब्धि में विविधता को लक्षित करने हेतु, मतलब टू एड्रेस, आपको एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़वा लेता हूँ मैं, टू एड्रेस द डाइवर्सिटी इन एकेडमिक अचीवमेंट इफेक्टिव टीचिंग मेथड में भी। आपको बताना है कि जो इफेक्टिव टीचिंग मेथड होगा इनमें से कौन सा होगा अपने शैक्षणिक जो आपका टीचिंग करेगा, माफ कीजिएगा गाइस, आपको बताना है कि यहाँ पे 4 जो है टीचिंग मेथड बताए, इन 4 टीचिंग मेथड में से आपका कौन सा इफेक्टिव होगा, जिससे कि आपकी जो डाइवर्सिटी है एकेडमिक में, मतलब शैक्षणिक उपलब्धि को और बेहतर रूप से उसका विकास कर सके। नोट लिखवाना गाइज, ये तो ट्रेडिशनल भी है, बिल्कुल भी सही नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा है सहकारी शिक्षण। सहकारी शिक्षण होता है गाइस कोऑपरेटिव टीचिंग, मतलब आप बच्चे और आप में एक बेहतर समन्वय हो, कम्युनिकेशन हो, बहुत सारे छात्र, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान रखें आप। जो टीचर है गाइस, टीचर का एक बच्चे के साथ अच्छा इंटरेक्शन हो, अच्छा समझता हो, टीचर्स छात्रों की इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझता हो। व्याख्यान देना, लेक्चरिंग, सिंपल मतलब सिर्फ बोलेंगे क्लास में, बाकी कुछ नहीं करेंगे, ये भी गलत है, ये ए और सी तो होंगे नहीं। डी ऑप्शन प्रिक्शन देना, मतलब गिविंग टेस्ट इज, मतलब सिर्फ सीधे ही टेस्ट लेना उनका, ये भी गलत है। तो गाइस यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा, सहकारी शिक्षण या कोऑपरेटिव टीचिंग, जब आपका और छात्र का आपस में अच्छा इंटर रिलेशन हो, कम्युनिकेशन हो, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन तो गाइज ऐसा मान चलिए कि स्टेट में आएगा ही आएगा 100%। अब ये नहीं कि डिसलेक्सिया आएगा, हो सकता है डिस्ग्राफिया आए, डिसकैल्कुलिया आए, डिसअफेजिया आए, मतलब कोई और फोबियाज आ जाए, जैसे हाइट से डर है तो उसको क्या कौन सा फोबिया होगा। और यहाँ से जरूर आता है गाइज क्वेश्चन, 100% आ जाता है। हर कोई भी टेट का एग्जाम मैंने ऐसा नहीं देखा जहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आए। गाइज लेक्सिया होता है कोई विकार, मतलब जिसको लिखने में कोई प्रॉब्लम हो तो उसको कौन सी मतलब विकार होता है, जैसे किसी को पानी से डर लगता है तो उसको फोबियाज कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। जैसे यहाँ पे पर्टिकुलरली पूछा है डिसलेक्सिया से, तो डिसलेक्सिया जो होता है गाइज, डिसलेक्सिया ऑप्शन नंबर सी पठन विकार है, रीडिंग डिसऑर्डर है गाइज डिसलेक्सिया। अगर डिसग्राफिया होता है गाइज, डिसग्राफिया जो है रिटन प्रॉब्लम है होती है, लिखन विकार, जो मतलब राइटिंग डिसऑर्डर जिसको कहते हैं इंग्लिश में। तो राइटिंग डिसऑर्डर जो है वो जो डिसग्राफिया होता है। इसके अलावा यहाँ पे मानसिक विकार दिख रहा है गाइज, जो मानसिक विकार है ये भी आपको याद रखना है। जबकि यहाँ पे जो गणितीय विकार है गाइज, गणितीय विकार को जो है डिसकैल्कुलिया कहा जाता है। डिस्थीमिया होता है गाइज, डिस्थीमिया होता है जो शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं उनको डिस्थीमिया कहते हैं। बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके HP टेट TGT को जाकर प्लेलिस्ट है एक साइकोलॉजी फॉर HP टेट TGT के नाम से गाइज, वहाँ पे हमने बहुत सारे 10 से लेकर 12 लेक्चर अपलोड किए हुए। अगर आपका सपोर्ट और साथ रहेगा तो हम उसमें और भी ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा वीडियो आपके लिए उपलब्ध करवा सकते हैं। उसमें हमने इन चीज़ों को डिस्कस किया। और गाइज वो अगर आप उस प्लेलिस्ट को देखेंगे ना तो मतलब बहुत सारे क्वेश्चन यार उसमें HP टेट के हमने करवाए हुए विद ऑथेंटिक लेक्चर लिए है। सीधे ही उसमें हमने MCQ या कोई क्वेश्चन आपको नहीं आपके साथ शेयर किया। सबसे पहले हमने लेक्चर अच्छे से रिकॉर्ड किया, मतलब लेक्चर का कॉन्सेप्ट में पहले हमने उसके एक्सप्लेनेशन दिए और उसके बाद ही हमने उसके क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने अपने बचपन के दिन कुल्लू में बिताए, इसे याद रखना डैश को दर्शाता है। गाइस ये मेमोरी वाला चैप्टर भी हमने शायद उसमें करवा लिया है। इसको जो राइट आंसर होगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एपिसोडिक मेमोरी। प्रासंगिक स्मृति जो है इस तरह की स्मृति होती है गाइज, इसमें बहुत सारे जो दीर्घकालीन स्मृति का दीर्घकालीन स्मृति होती है, जब गाइज वो उसको थ्रू आउट द लाइफ की जो भी जो मेमोरी होगी उसको पूरा याद रखता है कि इस वाले लेवल के बाद ये हुआ था, उसके बाद ये हुआ था, इस बाद मतलब विवरणक जो एक पूरा विवरण जिसके पास होता है, पूरा ब्रीफ होता है जब किसी भी मेमोरी का, तब वो दीर्घकालीन होती है। अगर मतलब अचानक से उसको लगे कि यार मैं बचपन में कुल्लू में रहता था, थोड़ा बहुत घूमते फिरते थे, पूरा पता नहीं है, या एक अचानक से उसको दिमाग में स्ट्राइक करा तो वो प्रासंगिक स्मृति होती है, एपिसोडिक मेमोरी। जबकि ये प्रीक्रियात्मक मेमोरी इससे संबंधित नहीं है। इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप मैं फिर से कहता हूँ कि हमारी प्लेलिस्ट को जरूर वॉच करें, उसको विजिट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, ये क्वेश्चन बिना ना जाने कितनी बार आया, JBT में तो खैर ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, मैंने पर्सनली देखा है, और टेट में भी क्वेश्चन आ जाता है। इस क्वेश्चन 3 से 4 तरह से बनते हैं, इसको ढंग से समझिएगा। किस मनोविज्ञान के द्वारा प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की गई? विलियम वुंट। कब की गई? 1879। कहाँ पे की गई? जर्मनी। सबसे पहले तो जर्मनी के किस शहर में? लिप्जिंग शहर में। जर्मनी के लिप्जिंग शहर में। गाइज खुद देखिए यहाँ पे कितने सारे क्वेश्चन आपके डिस्कस हुए हैं, और इनमें से जरूर क्वेश्चन यहाँ पे जब मैं जो आपको गाइज 4 से 5 क्वेश्चन बताऊंगा ना, इनको ढंग से समझिएगा, यहाँ से जरूर क्वेश्चन आएगा। पहला क्वेश्चन, किसके द्वारा सबसे पहले साइकोलॉजी की लैब खोली गई? विलियम वुंट के द्वारा। दूसरी, कब खोली गई? 1879। कहाँ पे खोली गई? जर्मनी के लिप्जिंग शहर में, लिप्जिंग शहर में। तो ये 3 क्वेश्चन हो गए। इसके अलावा गाइज ये तो सभी बताते हैं, इसके अलावा जो क्वेश्चन है, विलियम वुंट को क्या कहा जाता है गाइज? फादर ऑफ रियल साइकोलॉजी, फादर ऑफ रियल साइकोलॉजी या फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले लैब बनाई थी और उसमें एक्सपेरिमेंट किया था। तो आपको याद रखना है फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी कौन है? विलियम वुंट है। यहाँ पे आपको विलियम जेम्स का दिख रहा होगा गाइज, विलियम जेम्स को जो है फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी कहा जाता है। जबकि वॉटसन भी यहाँ पे दिख रहे हैं, वॉटसन जो है बिहेवियरिज्म थे, व्यवहारवाद का इन्होंने समर्थन किया था, ये आपको याद रखना है। बिने जो है, बिने ऑफ जो है इंटेलिजेंस में काम किया था, इंटेलिजेंस में सबसे ज़्यादा काम जो है बिने ने किया था। और प्रथम साइकोलॉजी का जो टेस्ट है वो भी किसके द्वारा दिया गया था? वो बिने के द्वारा दिया गया था। और उन्होंने एक मापन परीक्षण जो किया था उसका पूरा नाम था बिने साइमन स्केल। बिने साइमन स्केल जिसमें आप IQ इत्यादि पढ़ते हो, वो किसके द्वारा दिया गया था? बिने के द्वारा। तो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इसकी बात मैं कर रहा था गाइज, विवरणात्मक स्मृति संबंधित है। जो विवरणात्मक स्मृति होता है वो दीर्घकालिक होती है, मतलब लॉन्ग टर्म मेमोरी कब होती है? जब आप पूरा विवरण होता है किसी भी घटना का, किसी भी प्रक्रिया का, कि इस लेवल के बाद ये हुआ था, फिर ये होता है, जब आप पूरा विवरण देते हैं आप उस चीज़ का, तब वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में आती है। या फिर अगर आपको ये शब्द नहीं है आपकी मेमोरी में सेव, तब वो एपिसोडिक मेमोरी हो जाएगा, जो आपने अभी पिछला क्वेश्चन देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर
नंबर बी स्पीयरमैन ने, जहाँ पे ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है बिने। बिने ने एक कारक सिद्धांत दिया था, जैसे मैंने बताया कि बुद्धि में सबसे पहला काम किसके द्वारा किया जाता है, बिने के द्वारा किया था। और बिने ने ही साइकोलॉजी में के बुद्धि वाले चैप्टर में सबसे ज़्यादा काम किया था। ज़्यादा जानकारी के लिए आप फिर से बोल रहा हूँ, अपने हमारे प्लेलिस्ट को जाए। हमारे चैनल में साइकोलॉजी इस तरह से नाम आएगा, साइकोलॉजी फॉर एचपी टेट टीजीटी को नाम से साइकोलॉजी की एक सीरीज़ बनी है, उसको ज़रूर वॉच करें, बहुत हेल्पफुल होगी। बहरहाल इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी स्पीयरमैन। अगर ऐसा पूछे एक कार्य स्थान दिया था बिने ने, थॉर्नडाइक। गाइस थॉर्नडाइक को कहा जाता है फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, ये आपको याद रखना है। फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी किसे कहा जाता है, तो थॉर्नडाइक ने, क्योंकि उन्होंने पहला जो है लर्निंग का सिद्धांत दिया था, जिसको ट्रायल एंड एरर कहते हैं, प्रयत्न और भूल का सिद्धांत। ये भी हमने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल में करवा रखा है। तो आपसे जाते जाते मैं बस लास्ट में यही रिक्वेस्ट करूंगा, बहरहाल आज के हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर आपका सपोर्ट और साथ मिलेगा तो हम आपके लिए इस सीरीज़ को और भी आगे कंटिन्यू रखेंगे 1000 सीरीज़ तक। तो उसके लिए यार आप सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आप एक लाइक ज़रूर कर लें और एक शेयर ज़रूर कर लें। अगर लाइक और शेयर हमें लगता है कि बहुत सारे कर रहे हैं, कमेंट्स भी ज़रूर अपनी राय करें कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, तब हम आपके लिए नेक्स्ट पार्ट लेकर ज़रूर आएंगे। तो ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर साइकोलॉजी में आप बिल्कुल कमज़ोर है यार, आप ज़रूर साइकोलॉजी को की जो हमारी सीरीज़ है चैनल को विजिट करें। सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, उसके बाद विजिट करें, वहाँ पे आपको बहुत सारी जो वीडियोज़ है वो मिल जाएगी। वो बहुत ही गाइस स्पेशली एचपी टेट के लिए डिज़ाइन की गई है, और मैं पर्सनली यार दावे के साथ कहता हूँ गाइस, आपको उससे बहुत हेल्प मिलेगी। तो ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।